ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, विसरण व निसरण के ऊपर अब मेरा बच्चों आखिरी क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिएगा क्वेश्चन को मैं पहले समझा दूं आपको क्या है। ये देखिएगा एक बल्ब है, आप देख रहे हैं बच्चों कि ये दो बल्ब है और जो दोनों बल्ब हैं, राइट, आप चेक करिएगा दोनों बल्ब का जो आयतन है वो समान है। मान लीजिए बल्ब ए है और ये बल्ब बी है। जो बल्ब ए है, अच्छा यहां पर स्टॉपर लगा हुआ है, ये चेक करिए, ये एक स्टॉपर मैंने लगा दिया, ये स्टॉपर लगा हुआ है। जो बल्ब ए है उस बल्ब ए के अंदर D2 और हाइड्रोजन गैस मौजूद है। D2 का आयतन STP पर इस पात्र के अंदर 1.12 लीटर है तथा हाइड्रोजन 2.24 लीटर पर है। राइट, मतलब यहां पर D2 के भी अणु हैं, ये आपके D2 के अणु मान लीजिए जो मैं येलो से शो कर रहा हूं आपको, और साथ ही साथ में यहां पर हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को मैंने सफेद से शो कर दिया है। ये इस तरीके से, मतलब ये जो बल्ब है आपके सामने, इस बल्ब के अंदर D2 और H2, D2 का आयतन इस बल्ब के अंदर STP की अवस्था पर मानक ताप व दाब की अवस्था में D2 का आयतन 1.12 लीटर है। D2 का आयतन STP की अवस्था पर इतना है, और यह भी जो आयतन आपको दे रखा है ये STP की अवस्था पर। ये आपके सामने स्टॉपर लगा हुआ है, मतलब ये सिर्फ इसी बल्ब के अंदर अभी ये गैसीय मिश्रण है। D2 और हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण अभी सिर्फ इसी के अंदर मौजूद है। अब आपने क्या करवाया, ये स्टॉपर को हटा दिया, और जब आपने ये स्टॉपर को हटाया, राइट, तो अब कुछ जो अणु है वो यहां पर आ गए, कुछ अणु परमाणु यहां पर आ गए। ये देखिए यहां पर आपके सामने ये आ चुके हैं। ये D2, येलो को मैं D2 से शो कर रहा हूं, राइट, और ये हाइड्रोजन के भी कुछ परमाणु यहां पर आ चुके हैं। ये इस तरीके से, और आपने क्या देखा कि यहां पर जो पहला वाला बल्ब है, उस पहले वाले बल्ब के अंदर, जो पहला वाला बल्ब है उस पहले वाले बल्ब के अंदर जो D2 है, उस D2 की मात्रा, जो पहला वाला बल्ब है उस पहले वाले बल्ब में D2 का भार आपको दे रखा है 0.1 ग्राम। D2 का भार निसरण के पश्चात, ध्यान रखना, ये जो भार दे रखा है आपको, ये निसरण के पश्चात है। निसरण के पश्चात यह भार आपको दे रखा है। D2 का भार 0.1 ग्राम दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब कुछ समय के बाद, कुछ समय तक आपने यह निसरण करवाया, राइट, उसके बाद आपको इस बल्ब में, जो बल्ब बी है, उस बल्ब बी के अंदर भार दोनों का ज्ञात करना है। यहां पर कुछ भार D2 आ चुकी है और कुछ भार H2 भी आ चुकी है। D2 व H2 का भार बल्ब बी के अंदर आपको ज्ञात करना है, राइट। क्या चीज आपको ज्ञात करनी है, आपको H2 व D2 का भार, या जैसा भी आपको भार प्रतिशत
या भार जैसा है, राइट, वो आपको निकालना है, वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने क्वेश्चन को लिखवाने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। के एक बल्ब था, बल्ब ए, उसमें D2 और H2 है। D2 का आयतन, H2 का आयतन आपको दे रखा है, राइट। एसटीपी के मानक ताप व दाब की अवस्था पर आपने फिर ये स्टॉपर को हटा दिया, तो D2 और H2 यहां पर बल्ब बी में आएगी। आपने देखा कि जो बल्ब है उसमें निस्सरण के पश्चात D2 का भार है 0.1 ग्राम। आपसे यह पूछा जा रहा है कि बल्ब बी में हाइड्रोजन व D2 का भार ज्ञात कीजिए, राइट। आपको उसका भार ज्ञात करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं D2 के मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2, मतलब मैं बोलूंगा दिया हुआ आयतन लीटर में बटे में 22.4। अब आपके लिए बहुत ही छोटा सूत्र है, मामूली सा सूत्र है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 मैंने ज्ञात किए, दैट इज 1.12 अपॉन 22.4, जिसको हल करने पर 0.05 आपको मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 आपने पता किया, इट इज 0.05। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू 2.24 बटा 22.4 दैट इज इक्वल टू 0.1। ये आपने हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करी। राइट, अब यहां पर क्या हुआ, चाहे तो आप बाहर भी पता कर सकते हैं। अगर ये मोल से D2 के, मतलब D2 का भार कितना आएगा, मैं बोलूंगा D2 का भार आरंभ में ध्यान रखना बच्चों, निस्सरण की बात नहीं कर रहा हूं, आरंभ में यह हो जाएगा 0.05 गुणित 4 दैट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम। सिमिलरली H2 का भार आरंभ में मैं बोलूंगा इट इज 0.1 गुणित 2 जो मिल जाएगा 0.2 ग्राम। मतलब चेक करिएगा कि दोनों के जो भार है दोनों का D2, दोनों का, ये जो बल्ब है इस बल्ब के अंदर, ये जो बल्ब है इस बल्ब के अंदर D2 और H2 दोनों का भार शुरुआत में, आरंभ लिखा हुआ है यहां पर, आरंभ में समान है, राइट। अब आपने जो स्टॉप कॉक है वो स्टॉप कॉक को आपने ओपन किया, मतलब यहां पर जो ये लगा हुआ है इस स्टॉपर को आपने निकाल दिया, कुछ समय तक आपने निस्सरण करवाया और आपने देखा कि निस्सरण के पश्चात जो D2 का भार है वो 0.1 ग्राम है। मतलब एक चीज आप दावे के साथ कह सकते हो, एक चीज आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हो कि आरंभ में D2 का भार 0.2 ग्राम है, निस्सरण के पश्चात वो 0.1 ग्राम है। इसका मतलब 0.1 ग्राम D2 निस्सरित हो गई, क्योंकि ओरिजिनली वो 0.2 ग्राम था, अब वो 0.1 ग्राम बची है, इसका मतलब 0.1 ग्राम निस्सरित हो गई। इसका मतलब जो बल्ब बी है उस बल्ब बी में D2 का भार मैंने पता किया, D2 का भार, ये जो बल्ब बी है उसके अंदर आ रहा है 0.1 ग्राम। या अगर मोल निकालना चाहते हो तो मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 0.1 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 0.025। राइट, अब उस पर आइएगा कि हमें क्या सूत्र लगाना है, क्योंकि अभी भी एक चीज हमारे को नहीं पता है
ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बच्चों अभी भी हमारे को एक चीज नहीं पता, वो ये है कि हाइड्रोजन का कितना भार या हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान निःसरित हुआ है, ये अभी भी हमें नहीं पता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पहले तो सूत्र की हम बात कर लें। सूत्र है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो निःसरित हुए अपॉन ये चेक करिएगा बच्चों, ये आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है जो हमारे को लगाना है। सेम टाइम को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो सेम टाइम को लेकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसको और इसको आप कैंसल आउट कर लीजिए। हाइड्रोजन के कितने मोल निःसरित हुए हैं ये आपको प्रिडिक्ट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इट मींस मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निःसरित अपॉन D2। D2 का जो भार बल्ब बी है उसमें यहां पर लिखा हुआ है, चेक करिएगा 0.1 ग्राम। ये सारे बच्चे मेरी फिंगर की तरफ देखें, यहां पर बल्ब बी के अंदर जो D2 का भार आपको मिल रहा है वो 0.1 ग्राम है। इसका मतलब जो D2 के मोलों की संख्या, मोल की संख्या अगर आप ज्ञात करोगे तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D2 इज इक्वल टू 0.1/4, जो आपको प्राप्त होगा 0.025। छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह वहां पर नहीं है, राइट, उसको ध्यान में रखना। कैलकुलेशन है, हल्की कैलकुलेशन है। 0.1/4 इतने मोल D2 के निःसरित हुए हैं, राइट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 0.025 मोल जो निःसरित हुए इज इक्वल टू, चेक करिएगा। अब यहां पर आइएगा अगेन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ D2। आप बोलेंगे सर आप प्रेशर को लेकर क्यों बात कर रहे हो, आप समझिएगा बात को। ये आपका बल्ब ए था शुरू में, और ये जो बल्ब था, इस बल्ब के अंदर यहां पर चेक करिएगा D2 के मोलों की संख्या आरंभ में 0.05 है और हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 0.1 है। सारे बच्चे समझ रहे होंगे। जो बल्ब ए है उस बल्ब ए में D2 के आरंभ में मोलों की संख्या 0.05 है और यहां पर 0.1 है। इसका मतलब यह हुआ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बल्ब ए में दुगनी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ D2। चेक करिएगा, 0.05 को 2 से गुणा करोगे तब जाकर आपको हाइड्रोजन के मोल प्राप्त होंगे। इसका मतलब यह बात बिल्कुल तय है कि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बल्ब ए के अंदर D2 के मोलों की संख्या के मुकाबले डबल है। इसका मतलब यह हुआ, अच्छा ताप समान है, समान ताप है, जो भी ताप रहा हो, जो भी ताप रहा हो, राइट, समान ताप पर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या इस बल्ब ए में डबल है हाइड्रोजन के मोलों की संख्या के। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन का जो दाब होगा इस बल्ब ए के अंदर, जो हाइड्रोजन का दाब है वो भी डबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के मोलों की संख्या डबल है D2 के मुकाबले। इसका मतलब हाइड्रोजन का दाब D2 के दाब के मुकाबले डबल है, या D2 का दाब H2 के मुकाबले आधा है। इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा, अगर मैं हाइड्रोजन का दाब pH2 मानता हूं तो D2 का मैं लिखूंगा pH2/2। जो D2 का दाब है आरंभ में, जिस समय निःसरण हो रहा था, जिस समय निःसरण की शुरुआत करनी थी, उस समय D2 का जो दाब है वो हाइड्रोजन के मुकाबले आधा है, क्योंकि उसके मोलों की संख्या आधी है। इट मींस यहां पर मैंने लिख दिया D2 की जगह पर pH2/2, और मोलर मास तो आपको ज्ञात है ही। मोलर मास आप लिखेंगे D2 का 4 और हाइड्रोजन का 2, राइट। इट मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बटा
0.025 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2/1, क्योंकि ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा इंटू √2, राइट। यहां से हाइड्रोजन की मोलों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 2√2 इंटू 0.025। और यहां से मतलब ये कौन से मोल आए आपके, ये हाइड्रोजन के वह मोल आपने ज्ञात किए जो निःसरित हुए, जो बल्ब ए से बल्ब बी में गए, जो निःसरित हुए, राइट। अब यहां से आपको भार भी पता चल जाएगा, हाइड्रोजन का निःसरित भार बराबर ये 2√2 इंटू 0.025 इंटू 2 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपको हाइड्रोजन का निःसरित भार प्राप्त हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताएंगे कितना मिल रहा है, कोई बच्चा बताएगा कि वो कितना आपको, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। जो निःसरित, जो बल्ब बी है, उस बल्ब बी के अंदर आपने हाइड्रोजन का जो निःसरित भार है, वो निःसरित भार आपने ज्ञात किया, इट इज 0.1414। यहां पर आप लिख लीजिएगा 0.1414 ग्राम, राइट। और बस आपका आंसर आ गया। आपको बल्ब बी के अंदर निःसरित भार की मात्रा ज्ञात करनी थी D2 और H2 के लिए, तो D2 का तो 0.1 ग्राम आपने पता कर लिया था, राइट। उसी तरीके से हाइड्रोजन का पता किया 0.1414, राइट। और अब बच्चों बिल्कुल ये जो विसरण और निसरण है ग्राहम्स का, इसको मैं फिनिशिंग टच दे रहा हूं, राइट। एक और बात सारे बच्चे ध्यान रखना, अब बिल्कुल आखिरी की मैं टिप दे रहा हूं, जो कि AIEEE और IIT JEE लेवल पर आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पात्र है, ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये बहुत मुश्किल है आपको कहीं मिल पाना, राइट, उसको समझिएगा। ये एक पात्र है और मान लीजिए कि इस पात्र के अंदर कोई गैस है और पात्र में होल हो जाता है, राइट। ये आपने यहां पर ये सूक्ष्म छिद्र किया, यहां पर ये सूक्ष्म छिद्र है, राइट। अब ये जो छोटा सा पिन होल है, राइट, अब इस पिन होल, यहां पर कोई गैस है, ये गैस के कण बना दीजिए, ये गैस है, डायटोमिक गैस है, राइट। कुछ भी ले लो आप, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, राइट। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब तापमान के बढ़ाने पर, बिल्कुल अब आखिरी की लाइंस हैं, बराबर, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। तापमान के बढ़ाने पर निसरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो गैस है, यहां से जो गैस निकलेगी, राइट, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। ये तो ध्यान रखना बच्चों, तापमान, नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है, नॉर्मली बच्चा ये सोचता है कि तापमान के बढ़ाने से, राइट, जो निसरण की दर है वो बढ़ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी इसीलिए जो निसरित अणु है, राइट, वो जल्दी जल्दी इसमें से बाहर निकलने लगेंगे। बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र है, वो सारे बच्चे एक सूत्र लिखिएगा कि जो निसरण की दर है, रेट R इज इक्वल टू P इंटू A अपॉन √2 पाई RTM, ये आपका सूत्र होता है। एक और ये सूत्र है, जो निसरण की दर है, राइट, इज इक्वल टू P इंटू A अपॉन √2 पाई RTM, राइट। P दाब है, नोट करते चलिएगा, P क्या बता रहा है, P दाब या दाब में अंतर, मतलब जो गैस निसरित हो रही है, राइट, उसका और वो बाहर जो है, राइट, दाब में अंतर, या दाब लिख लो अभी, A, जो छिद्र है उसका क्षेत्रफल, छिद्र का एरिया, कि कितना बड़ा छिद्र है। अगर छोटा सा छिद्र है
तो गैस धीरे धीरे निकलेगी। कितनी प्रैक्टिकल बात है, कितनी प्रैक्टिकल बात है। आप बाइक चलाते हैं, बराबर है, या आप कार ड्राइव करते हैं। अब कार में मान लीजिए छोटा सा होल हो गया टायर ट्यूब में। अब ट्यूब में छोटा सा अगर होल हो जाता है तो जो गैस है वो गैस बहुत धीरे धीरे निस्सरित होगी। जो हवा है या टायर में मान लीजिए नाइट्रोजन डलवा रखी है आपने, तो जो नाइट्रोजन निस्सरित होगी, बराबर है, उसकी मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि क्षेत्रफल जो पिन होल हुआ है, बराबर है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही छोटा है। तो ए, जितना बड़ा छिद्र होगा उतनी गैस निस्सरित होगी। अपॉन √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, टी तापमान, टी तापमान, और कैपिटल एम मोलर मास। राइट, अब सुनिएगा तापमान। अब यहां पर जो दर है, मिश्रण की जो दर है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √T के। ये बहुत ही नायाब चीज है बच्चों, बहुत कम बच्चे ये रिलेशंस भी जानते हैं। ये रिलेशन बहुत ही नायाब है। राइट, देखिएगा तो यहां पर जो ताप है, जो ताप है, तापमान अगर बढ़ाते हो तो जिस समय आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान के बढ़ाने पर जो निसरण है, जो दर है, निसरण की जो दर है, बराबर है, वो कम हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, आप बोलेंगे कि सर तापमान के बढ़ाने पर तो ज्यादा निसरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय तापमान बढ़ाया तो जो अणु हैं या जो परमाणु हैं उसकी औसत चाल बढ़ गई, औसत वेग बढ़ गया। राइट, बिल्कुल सही बात है। तापमान को बढ़ाओगे तो औसत वेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कोई भी वेग हो, भले ही वो वर्ग माध्य मूल चाल हो, औसत चाल हो या प्रायिकता चाल हो, कोई भी चाल हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब तापमान के बढ़ने पर चाल बढ़नी ही बढ़नी है। राइट, बट एक्चुअली होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस बढ़ जाती है। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल बहुत अच्छा तो नहीं है बट मेरी अपनी बात को समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि कोई सिनेमा हॉल है और आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल में अंदर जाने का रास्ता एक होता है और बाहर जाने का रास्ता भी एक होता है। नॉर्मली, जनरली अगर हम बात करें, या जिस सिनेमा हॉल को लेकर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए उसमें एक दरवाजा है अंदर जाने का और एक दरवाजा बाहर निकलने का, एग्जिट का एक दरवाजा। अब मान लीजिए कि सिनेमा हॉल में आग लग जाती है, पब्लिक बैठी हुई है, सिनेमा हॉल में पिक्चर चल रही है और अचानक सिनेमा हॉल में आग लग जाती है। और सिनेमा हॉल में आग लगेगी, अब अंधेरा था, सिनेमा हॉल था, अंधेरा था, लोगों को नजर नहीं आ रहा था, आग लग गई। अब आग लग गई, उन्होंने देखा कि दरवाजा एक ही बाहर निकलने का है, तो आप देखेंगे कि बहुत भयंकर अफरा तफरी मच जाएगी। और जब अफरा तफरी बहुत ज्यादा मच जाएगी, बराबर, तो उसमें से वो जो बाहर निकलने का दरवाजा है, उस बाहर निकलने के दरवाजे में से, राइट, जो बाहर निकलने की जो दर है, बराबर है, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अफरा तफरी मच चुकी है। एक तरीका क्या है कि सारे लाइन में, सब लाइन में खड़े हुए हैं और लाइन में से बाहर निकल रहे हैं। समझिएगा आप, वो कल्पना करिएगा उस चीज को। बट अगर मान लीजिए कि अफरा तफरी में अगर बाहर निकलने की कोशिश करोगे, बराबर है, तो उतना ही कम हो जाएगी दर। उसी तरीके से यहां पर भी होता है कि जिस समय आप तापमान बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। और रैंडमनेस बढ़ जाने की वजह से, राइट, जो अणु हैं वो अणु इस छिद्र में से, इस सूक्ष्म छिद्र में से उनके निकलने की दर कम हो जाती है। इट मींस निसरण की दर कम हो जाती है। राइट, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दो बातें मैं बताना चाह रहा था खास, कि क्षेत्रफल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो निसरण होता है वो क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है ये, और दूसरा वो तापमान पर भी डिपेंड करता है। तापमान पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट, और क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके अनुक्रमानुपाती होता है।
राइट। तो ये बच्चों पूरा निसरण और विसरण मैंने AIEEE लेवल के ऊपर बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक, अब हम आ रहे हैं वास्तविक गैस के ऊपर। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो वास्तविक गैसेस होती हैं, जो हमारे पास वास्तविक गैसेस होती हैं, राइट, जिसको कि आप रियल गैसेस के नाम से जानते हैं, रियल गैस के आप नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारे पास जो हमारी वास्तविक गैसेस होती हैं या जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, राइट, जो प्रकृति के अंदर मिलती है हमारे को, आदर्श गैस जो अणुगति के सिद्धांत ने जो बातें बताई है, बराबर है, वो एक तरीके से पॉस्टुलेट्स हैं। उनको आपने हिंदी में कहा था वो अभिग्रहित थे, पॉस्टुलेट्स थे, वो एजम्पशंस थे, राइट। उसमें कई अजम्पशंस ऐसे हैं जिनको की कल्पना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन अजम्पशंस की बच्चों कल्पना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक गैसेस आदर्श गैस से बेसिकली दो जगह पर डेविएशन मिलता है। ये वास्तविक गैस और रियल गैस में ये डेविएशन आपको मिलता है, जिसको आप लोग बोलते हैं व्युत्पन्न, जो मिलता है आपको, जो व्युत्पन्न मिलता है, राइट। वो क्यों मिलता है? वास्तविक गैस आदर्श गैस से क्यों डेविएट होती है, क्यों विचलित होती है, क्यों यह व्युत्पन्न होता है, विचलन क्यों होता है? यह विचलन दो वजह से होता है बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे किसी भी लेवल के ऊपर, तो आपका जवाब यह होगा कि बेसिकली दो बातों को लेकर, सामान्यतः दो बिंदुओं पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस से जुदा होती है। वो कौन कौन सी दो बातें हैं? सबसे पहली बात बच्चों ये है कि जो वास्तविक गैस है, उन वास्तविक गैस के अणुओं में, पहली बात नोट कर लीजिएगा, पहली बात यह है कि वास्तविक गैस के अणुओं अथवा परमाणुओं में, वास्तविक गैस के अणुओं अथवा परमाणुओं में आकर्षण बल, ब्रैकेट में लिखिएगा, या विकर्षण बल होता है, राइट। वास्तविक गैस के अणुओं अथवा परमाणुओं में आकर्षण अथवा विकर्षण बल काम करता है। और जो मैंने आपको अणुगतिक के सिद्धांत बताए थे, वो अणुगतिक के सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखोगे तो आपने लिखा था कि किसी तरह का कोई आकर्षण या विकर्षण नहीं होता, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। बट ऐसा थोड़ी होता है, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है, राइट। क्या गैसेस द्रवीकृत नहीं होती है? बिल्कुल द्रवीकृत होती है, राइट। आप उसको तरल अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई गैस है, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, अमोनिया है, मीथेन है, ब्यूटेन है, अरे दुनिया भर की गैसेस है बच्चों। आप उनको लिक्विड स्टेट में तो कन्वर्ट करते हो, तो आकर्षण होगा, तभी तो वो लिक्विड स्टेट में जा रही है, राइट। तो ये पहला बिंदु हो गया जहां पर के वास्तविक गैस आदर्श गैस से जुदा हो जाती है। पहला कि आकर्षण बल काम करता है, वास्तविक गैस के अणुओं अथवा परमाणुओं में आकर्षण बल काम करता है। दूसरा बिंदु लिखिएगा कि वास्तविक गैस के अणुओं का अपना आयतन होता है, और इसलिए जो उपलब्ध स्पेस है, अणुओं के लिए जो उपलब्ध स्पेस है वो कम हो जाती है। उपलब्ध स्पेस मॉलिक्यूल्स के लिए, अणु के लिए वो कम हो जाती है। समझिएगा मेरी बात को। रियल गैस के जो अणु होते हैं उनका अपना आयतन होता है, और रियल गैस के अणुओं का अपना आयतन होता है, अपना वॉल्यूम होता है। इसीलिए वो जो जिस पात्र में रखे हुए हैं, वास्तविक गैस को जिस पात्र में रखी हुई है,
वास्तविक गैस जिस पात्र में, जिस बर्तन में रखी हुई है, वहां उनके लिए जो अवेलेबल स्पेस है वो अवेलेबल स्पेस कम हो जाती है। राइट, आप समझिएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका अपना भी आयतन होता है। राइट, आपने अणुगति के सिद्धांत में क्या बोला था? अणुगति के सिद्धांत में बोला था कि जो अणु होते हैं उनका आयतन नेग्लिजिबल होता है, उनके आयतन को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, उनके आयतन को नेग्लेक्ट कर देते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अणुओं का अपना आयतन नहीं है। और मैं बता रहा हूं इसका और क्या मतलब हुआ। दूसरा मतलब कि मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र का आयतन है 5 लीटर। 5 लीटर आयतन का एक पात्र है, और ये जो 5 लीटर आयतन का पात्र है, इसमें मान लीजिए कि आपने एक आदर्श गैस ए को डाला, आदर्श गैस ए को आपने डाला। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बच्चों ये जो आदर्श गैस ए रखी हुई है, इसका अपना आयतन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 लीटर। आप बोलेंगे 5 लीटर। अब मान लीजिए कि इसी पात्र में एक गैस बी भी आपने रखी, इसी पात्र में गैस बी भी आपने अंदर डाल दी, और मैं अगर आपसे यह पूछूं कि गैस बी का आयतन कितना होगा, तो गैस बी का आयतन आप बोलेंगे सर 5 लीटर। इसी पात्र में गैस सी भी आपने डाल दी, और मैं अगर आपसे पूछूं कि गैस सी का आयतन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 लीटर। आप इनफैक्ट अगर मैं हकीकत की बात करूं, अगर मैं हकीकत में बात करूं, तो सी के लिए अवेलेबल स्पेस कम होनी चाहिए या बी के लिए अवेलेबल स्पेस कम हो जानी चाहिए? जो उपलब्ध जगह है, जो उपलब्ध स्पेस है, राइट, या गैस ए के लिए जो उपलब्ध स्पेस है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि हकीकत में ए के अणुओं का, बी के अणुओं का और सी के अणुओं का अपना भी आयतन होगा। राइट, तो आप उसको नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हो, उसके अपने आयतन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो कल बच्चों अपन इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा करेंगे। कल वक्त